तो जी हम लास्ट क्लास में फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन के हमने फायदे आई गेस तकरीबन कवर हो गए थे हमारे शायद। नहीं, सारे नहीं हुए थे मेरा। हाँ, नो नीड टू कीप कंपीटिंग ब्रांड्स ये हो गया था। जैसे मैं गोरमे की एग्जांपल आपको दे रहा था, ऑल्दो गोरमे वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन चूंकि वो टर्शी सेक्टर में भी ऑपरेट करता है, यानी कि उनकी दुकान भी है और वो उनकी फैक्ट्री भी है जहाँ वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए मैंने रेलेवेंट एग्जांपल वहां से दी थी। और मोर कंट्रोल की मैं बात आपको बता रहा था, वो एकदम से सेशन एक्सपायर हो गया था। मोर कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? जब मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर जगह पे अवेलेबल ना हो, और मैन्युफैक्चरर का एक डिस्टिंक्टिव इमेज है, और वो सर्टन एक्सक्लूसिव शॉप पे ही अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो हर जगह होगा तो इमेज में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए फिर आप चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह ना हो आपकी। तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी दुकान पे ही रखवाएंगे और कहीं नहीं मिलेगा वो प्रोडक्ट। इसका मतलब वो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव हो गया कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मिलता है इसी दुकान से ही है। क्योंकि अगर आप, आपकी अपनी शॉप नहीं है और आप जो है वो लेट से होल सेलर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मैन्युफैक्चरर से बाय करता है और फिर दुकानों को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन स्मॉलर क्वांटिटीज, तो वो जब देगा तो पता नहीं कौन कौन सी दुकान पे रखवा दे वो, जहाँ पे लोगों का इमेज जो है ना वो भी खराब हो जाए आपका। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सफायर का जोड़ा जो है वो आपको टाउनशिप की किसी छोटी सी दुकान पे नजर आए, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है ना। उसका एक इमेज है। मैं देख रहा था ये अभी पिछले ये एंड ऑफ सीजन सेल सेल शायद लगी हुई थी सफायर की एम्पोरियम में, तो उधर तो इतना रश लगा था जैसे पता नहीं मुफ्त में चीजें मिल रही हैं। इतना खवातीन आई हुई थी वहां पे कि उधर तो खड़े होना भी जो है ना वो मुमकिन नहीं था, और एसी क्या, वो तो गर्मी लग रही थी वहां पर। तो इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं वो लेना, समटाइम्स इट इज बियॉन्ड देयर रीच टू बाय, या वो एक जोड़ा ले लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा 50% ऑफ है तो चलो यार बाय तो करो। तो कई तो मैंने देखा आंटियां जो है वो तो पांच पांच छह छह जोड़े ले गए, तो थक कर कोने में बैठी हो, भाई इतनी क्या आखिर आ गई है, ना नहीं इतना एनीवे। तो वो बहरहाल अब सफायर का इमेज है तो वो अपनी आउटलेट के थ्रू ही बेचेंगे। वो किसी और ब्रांड के साथ मिक्स करके चीजें किसी ऑर्डिनरी शॉप में पड़ी होंगी, तो वो इशू है। आपको पता है कि शॉप भी एक इंप्रेशन देता है। एक शॉप जो बहुत ज्यादा वेल डेकोरेटेड है और पता लग रहा है कि एक्सपेंसिव लुक दे रही है, तो वहां आइटम लाजमी महंगी होगी। हम बाहर से ही बता देते हैं यार इस दुकान पे नहीं जाना, चीजें महंगी होनी है। ऐसे ही होता है ना। एम्पोरियम को आप ले लो, दुकानों पर दुकान को देख के पता चलता है यार इधर नहीं जाना, ये महंगी होनी है, हमारी रेंज में नहीं है। तो वो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कंट्रोल हो। ये उन, अगर आपके प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरी हैं सिमिलर टू अदर ब्रांड, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, जहां मर्जी हो, आपका मकसद है सेल हो जाए। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव हो और एक सर्टन क्लास ऑफ पीपल के लिए हो, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपकी सेल से ज्यादा आपका इमेज जो है ना वो मैटर कर रहा है। तो ये भी एक जरूरी काम है आपके पास। आप जब जाते हैं ना एम्पोरियम, तो आपको नजर आएगा वहां पर एक वो आईफोन की जो एक्सेसरीज होती हैं उसके लिए एक लेदर से उन्होंने छोटी सी आउटलेट रखी हुई है, वो टॉप पे है। क्या नाम है उसका? ए, नाम तो मेरे जहन से निकल गया है, आपको पता होगा शायद। आई करके पता नहीं। एप्पल, हाँ, एप्पल करके कुछ है, एप्पल मैन, हाँ एप्पल मैन। तो एप्पल मैन करके, तो वहाँ, तो इसका मतलब वो हर एक ऑर्डिनरी शॉप पे साथ साथ नहीं मिल रही। वो एप्पल, इसका मतलब कई लोग कहेंगे यार यहाँ से बाय करते हैं, ये जेन्युइन देंगे। अगर मिक्स करके कोई दे रहा है तो एक इंप्रेशन ये भी जाएगा पता नहीं यार ये जेन्युइन है भी कि नहीं है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपने इमेज को मेंटेन करना है हर सूरत में। अच्छा, इस तरह आप शर्ट एंड टाई शॉप आपने देखी, तो वहां से शर्ट एंड टाई का ब्रांडिंग मिलता है, और कोई दूसरा ब्रांड वहां से नहीं मिलता। और अंदर भी जाएं तो एक एनवायरनमेंट आपको नजर आता है, आपको पता है कि यार यहाँ पर अगर हम शर्ट भी लेंगे ना तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार से कम की नहीं मिलनी। तो वो अब लोग जो है वो लेते भी हैं। अच्छा, फिर है जॉब सिक्योरिटी। आगे आगे अगला एडवांटेज, जॉब सिक्योरिटी क्या, एम्प्लॉयज की बात हो गई है कि अगर आपने इंटीग्रेशन की हुई है तो एम्प्लॉयज को फियर कम है कि उनकी जॉब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दो डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्हें ये नहीं है कि यार हमारी प्रोडक्ट अगर हमने बनाई और वो शॉपकीपर ने ना ली, उन्होंने कहा हमारे पास ऑलरेडी अदर ब्रांड मौजूद हैं, तो आपकी प्रोडक्ट अभी हमें नहीं चाहिए, तो फिर आपको प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। प्रोडक्शन रोकेंगे तो एम्प्लॉइज के क्या करेंगे? उनको भी निकाल देंगे। तो इसीलिए वर्टिकल फॉरवर्ड वर्टिकल इंडिकेशन में चूंकि आउटलेट भी आपकी है, अश्योरेंस है जो भी बनेगा वो मार्केट में जाएगा, और अब आपकी शॉप पर जाएगा। तो आपकी शॉप में तो ऑलरेडी कस्टमर विजिट करते हैं, तो वो चीज़ें बिकेंगी। और जब चीज़ें बिक रही हैं तो फिर वर्कर्स को भी पता होता है कि जी हमारी जॉब भी सेफ है, क्योंकि जो बिजनेस है वो रनिंग में है, वो उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, चीजें बिक रही हैं।
अच्छा, इसी तरह वेरिएड करियर अपॉर्चुनिटी ये भी है। कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कहता है यार मुझे ना क्लाइंट डीलिंग आती है, काम वो मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, यानी कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहता है मेरी क्लाइंट डीलिंग अच्छी है लेकिन मजबूरी में मैं फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। तो वो, आप चूंकि टर्शरी सेक्टर भी में भी आप ऑपरेट करते हैं, वो चूंकि आप दुकान भी आपकी है, तो आप उस बंदे की ट्रांसफर कर सकते हैं कि ठीक है जी हम आपको रिटेल शॉप पे भेज देते हैं क्योंकि आपके पास ये एबिलिटी है। तो ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि हमारी एबिलिटी या हमारी हमें कहाँ पर करियर लगता है कि हमारा, क्योंकि आपकी वो एबिलिटी से जो मैच करती है, जो जॉब आपकी एबिलिटी से मैच करती है उसी में आपका करियर बनने वाला है। अगर आपकी एबिलिटी नहीं है किसी काम में तो आप काम तो करते रहेंगे, सैलरी भी मिलेगी, लेकिन आप उसकी पीक पर कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर फायदा ये होता है कि एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन होते हैं कि यार यहाँ अगर हम नहीं चल रहे तो हम फिर दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अच्छा यार चलो हम वहां पर हमें जॉब मिल जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये और बात आ गई कि आप एक ही जगह पे, ये नहीं है कि यार हम मजबूरी है यहीं जॉब कर रहे हैं और मिल नहीं रही, तो आप एक सेक्टर से जंप करके दूसरे में भी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ द मैनेजमेंट, कि अगर उन्हें लगे कि आप जो है ना वो उनके काम के हैं तो फिर वो ये काम जरूर कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप हम कह सकते हैं जी कि आगे डिसएडवांटेज को अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है नॉन कंपटीशन में रिड्यूस कस्टमर्स। लेकिन एक बात है कि वो वेरिएड करियर अपॉर्चुनिटी तभी है ना जब आप एम्प्लॉय, आप यूजफुल हैं उस बिजनेस के लिए। आप यूजफुल नहीं है तो आपकी तो वहां जॉब ही पक्की नहीं है तो कहीं और कहाँ भेजना है आप, ऑफकोर्स नहीं भेजेंगे। मैं एग्जाम्पल रिलेट भी कर सकता हूँ कि मेरे भाई थे वो ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जॉब करते थे एज अ बैंकर। तो उनको बस ख्याल हुआ कि मैंने यूके शिफ्ट होना है, वीजा आ गया इमिग्रेशन का, तो उन्होंने कहा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो वो चूंकि एक अच्छे इंप्लॉय थे, यूजफुल थे, तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तो है ही यूके का, तो उन्होंने कहा जी हम आपको वहां अपने बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, आप जॉब ना छोड़ें। और उनको ऑटोमेटिकली वहां जॉब मिल गई। ये एग्जांपल इसकी नहीं है लेकिन बता रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉय वैल्यूएबल है, यूजफुल है फॉर वो बिजनेस, तो वो आपको फिर अपॉर्चुनिटी देता है दूसरी जगह। तो अब वो यूके में ही रहते हैं, वहीं पर ही जॉब कर रहे हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है जी, नॉन कंपटीशन में रिड्यूस कस्टमर्स, एज कस्टमर्स डू नॉट गेट वेराइटी। ये तो मैंने आपको बता दिया है, गोरमे कहाँ वैरायटी दे रहा है, जो चीज लोगे गोरमे लिखा होगा उसके ऊपर, और तो कुछ नहीं लिखा होना वहां पर। हाँ, वो आइटम जो गोरमे नहीं बनाता, जैसे चॉकलेट्स हैं, तो चॉकलेट्स आपको नजर आ रही हैं, वो गोरमे की ब्रांड्स की नहीं है। लेकिन जैसे ही गोरमे ने चॉकलेट बनाना शुरू की वो भी वहां से चली जाएंगी, क्योंकि जब गोरमे स्टार्ट हुआ था उसमें पेप्सी कोक भी मिलता था वहां से, अब नहीं मिलते क्योंकि वो खुद अपनी बनाते हैं। तो ये इशू है, तो कंपटीशन ना होने की वजह से कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होगी वहाँ। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर हो सकता है वहाँ विजिट ही ना करे, यार वहाँ नहीं जाना, उधर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम आम ग्रोसरी आम दुकान पे जाएंगे जहाँ पे दूसरे ब्रांड भी अवेलेबल हो। अच्छा, फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस और चॉइस किसको पसंद नहीं होती, हर एक को पसंद होती है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर सेक्टर्स में लीड टू फेलियर। आपका एक्सपीरियंस है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अच्छी आती है, रॉ मटेरियल कैसे लेना है, क्वालिटी का कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्शन कैसे करनी है, आपके इंजीनियर्स बहुत कैपेबल हैं, वो अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। लेकिन आप जब टर्शरी सेक्टर में जाते हैं, आप यानी कि आपकी शॉप भी आपकी है, तो आपको क्लाइंट डीलिंग नहीं आती। क्योंकि क्लाइंट डीलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं, एक है कम्युनिकेशन, दूसरा है टेम्परामेंट। अगर आप में दो चीजें नहीं है, क्योंकि क्लाइंट तो, कस्टमर तो कई कई तरह के आते हैं, कई गुस्से में भी आ जाते हैं, तो आप भी अगर जवाब में गुस्से में आएंगे तो फिर वो नाराज तो होकर जाएगा, बाकी भी कस्टमर देखेंगे भाई ये किस तरह डील करते हैं कस्टमर्स को, तो वो भी वो शायद ना आए या दस दस और को बता देगा इधर ना जाना। तो कस्टमर को आपने हैप्पी ही करके भेजना है, चाहे वो चीज ले या ना ले, चाहे वो पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है कोई एक दो को और भेज दे, तो प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप कन्विंस भी कर पाएंगे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे अबाउट द प्रोडक्ट, कि ये आपके लिए कैसे सूटेबल है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए जो भी है। और आपको पता है महंगी चीज़ों में तो एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए भी होती है, जैसे ज्वेलरी है या कार है या इवन मोबाइल भी है, उसमें भी आप पूछते ही हैं यार मेमोरी कितनी है, कार्ड कितना लगा हुआ है, कैमरा कितना, हमें क्या पता कि खाली तस्वीर खींचने से थोड़ी पता चल जाएगा कितने मेगापिक्सल का है, वो तो हमें बताता है वो कितने मेगापिक्सल है, तो हम कहते हैं अच्छा जी ठीक है इतने का ही होगा। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि एक्सपीरियंस आपका एक सेक्टर में काम करने का है, दूसरे में नहीं है, तो उसमें हो सकता है आपके पास वो स्किल ही ना हो, एम्प्लॉयज के पास वो स्किल ही ना हो या वो डेवलप ही ना कर पाए, तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वहाँ फेल होंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके जो दूसरा बिजनेस है दूसरे सेक्टर में उस पर भी आ सकता है। फिर आ गया बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, और ऑफ कोर्स ये यही है कि अब आप पीछे को जा रहे हैं, जैसे हमने बात की है, एक बिजनेस जो सेकेंडरी सेक्टर में है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में है, वो एक प्राइमरी सेक्टर बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है या उसके साथ मर्ज कर रहा है। तो प्राइमरी जैसे कि हम पहले बात हुई है, एक फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है वो एक फ्रूट फार्मिंग बिजनेस को
फ्रूट फार्मिंग कहाँ होती है? ऑर्चर्ड। ठीक है। तो वहां पर एक फ्रूट ऑर्चर्ड जिनका है उनको उसको टेक ओवर कर लेता है। तो ऑफकोर्स आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि फ्रूट पहले बनता है, फिर उसकी फैक्ट्री जाता है, तो प्रोसेसिंग होती है और जूस बनता है। तो आपने पीछे उसको टेक ओवर कर लिया, तो वो आपकी बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाएगी इस केस के अंदर। अब पहले बात हुई हुई इस पे, मैंने उसे एक आध एग्जाम्पल भी दी हुई इसमें। फायदे नुकसान को जरा जल्दी से देख लें तो, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द सप्लायर इज एंजॉयड बाय द बिजनेस। मतलब क्या कि सप्लायर जो है, फर्ज किया वो फ्रूट जो है उसकी जो कॉस्ट है फ्रूट की, जो जिसका ऑर्चर्ड है, तो वो फर्ज किया एक जो एप्पल है वो बेचता है 100 रुपए का। अब सॉरी, बेचता नहीं है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपया, बेच रहा है वो 150 का। ज्यादा नहीं हो गया? कम कर लेते हैं। उसकी कॉस्ट है जी 50 रुपए, और वो 70 का बेचता है। तो आपको, जो आपकी फैक्ट्री है, आपको 70 का मिल रहा है ना, आपकी कॉस्ट तो 70 हुई। अब वो आपने वो जो ऑर्चर्ड है वो भी आपने खरीद लिया। चलो फ्रूट फार्म भी बोल ही लेते हैं, वैसे मेरा ख्याल है चलता है। तो अब आपका जब फार्म हो गया, तो वो बन कितने का रहा? 50 का। तो आपको 50 का ही मिलेगा ना, क्योंकि वो आपका ही है। वो आपको 70 का क्यों देगा? तो वो जो 20 प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी आपका ही हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर भी अब आपका ही बिजनेस है, वो अलग नहीं है आपसे। और प्रॉफिट मार्जिन का मतलब यही है कि आप जो भी सेल करते हैं, उसकी कितनी परसेंटेज आपको प्रॉफिट की शक्ल में मिलती है। तो वैसे तो हम प्रॉफिट मार्जिन को पढ़ेंगे डिटेल में, आगे जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो वहां मैं डिटेल पे बताऊंगा। अच्छा, अभी अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को जगह प्रॉफिट भी लिख देंगे तो चलेगा। अच्छा, सप्लायर कैन रिफ्यूज टू सप्लाई टू अदर मैन्युफैक्चरर्स टू गेन अ कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर इट्स बिजनेस। अच्छा, ये भी आ गया कि सप्लायर, अब आपका फ्रूट फार्म है, और फ्रूट फार्म जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। तो अब चूंकि आपने खरीद लिया है, तो आपके पास वो स्पेशलिटी आ गई कि आपका जो जूस होगा वो रिच इन टेस्ट होगा, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, और शायद ज्यादा डिलीशियस भी हो। लेकिन बाकियों का नहीं होगा, क्योंकि अब आप, पहले तो वो फ्रूट फार्म वाला सबको सप्लाई करता था फ्रूट, सारे बिजनेसेस को, जो जो जिन जिनकी या जिनको दे सकता था, जिनकी फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी। लेकिन अब वो सिर्फ आपको देगा। तो आपको क्या हासिल हो गया? एक कंपैरेटिव एडवांटेज। जो आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है। तो ये एक फायदा हो गया। जिस तरह आप नैंडोज जाए तो उनके पास एक स्पेशल सॉस होता है, कौन सा? पेरी पेरी। तो वो हर जगह नहीं मिलता। तो वो बताते भी है हिस्ट्री की, इस तरह से आया, और ये हम जो है ना खुद बनाते हैं, डेवलप करते हैं, और ये हम इसको, इससे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह आप ना ले लो, वैसे तो अब शायद क्वालिटी उनकी गिर गई है, ये जो है ओपीटीपी, तो वन पोटैटो टू पोटैटो जो है, अब इनके भी पोटैटो जो है ना वो खास होते हैं। और वो आते हैं, इसको पहले पानी में भिगोती हैं, और कितने ही घंटे पानी में भिगोए रखती हैं। मतलब एक स्पेशल मेथड भी है। और इसीलिए जब हम उनके वो खाते भी हैं तो वो अच्छे होते हैं। ये नहीं कि हम कहीं कहीं का हार्ड हो गया, एक जैसे होते हैं। लेकिन मैंने, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो रीसेंट रहे हैं, वो कुछ अच्छे नहीं रहे। तो मैंने कहा भाई इतने महंगा भी दे रहे हो, और फिर अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, फिर तो फायदा नहीं है ना। बार तो सप्लायर अगर आपका अच्छा है और वो सिर्फ आपको ही दे रहा है, तो ऑफ कोर्स आपका एडवांटेज भी बताओ ना। और ओपीटीपी के मुकाबले में और कौन है जो, अदर देन जो, ये तो चलो आपको फ्राइज की वजह से ज्यादा मशहूर हुआ। फ्राइज और भी लोगों के हैं, और आजकल लोडेड फ्राइज भी आ गए हैं, और दुकानें भी हैं, लेकिन वो फिर भी उसका एक इमेज है। अगर किसी ने, अच्छी फैमिली ने जाना है खाने, तो वो कहेंगे चलो यार यहीं से खा लेते हैं। अच्छा, एनीवे, लेकिन हमारे यहाँ यही है कि जब आप मशहूर हो जाते हैं ना, तो क्वालिटी को कहते हैं यार कोई बात नहीं, लोगों को कहाँ पता चलेगा। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जरूर है। मल्टीनेशनल वैसे होती हैं तो वो नहीं करती हैं वैसे, क्योंकि उनको पता है स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, वरना वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम होगी। आपका इमेज खराब होगा एक कंट्री में, और इफेक्ट दूसरे कंट्री में भी आ जाएगा। तो ये बात जरूर है। अच्छा, एनीवे, तो वो एडवांटेज आपको मिलेगा, सप्लायर अब आपका है, और आपको वो अ, अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि लेज है जैसे ना, तो लेज जो है ना वो अब चिप्स बनाते हैं, हम खाते भी हैं। तो लेज में एक खास किस्म के पोटैटोज की किस्म है जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो हुआ ये कि ना, इंडिया में ना, गुजरात में, जो लेज ऑफ कोर्स पेप्सी का प्रोडक्ट है, तो पेप्सी वालों ने केस कर दिया फार्मर्स के ऊपर, गुजरात के जो इंडिया में है, इंडिया में जो गुजरात है, कि जी उन पर पता नहीं कितने मिलियंस का, कि भाई ये वो पोटैटोज इस्तेमाल करके बेच रहे हैं जो कि लेज में इस्तेमाल होते हैं, ये तो हमारा राइट है। अब वो बाद में बहरहाल जो भी हुआ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई, और बाद में उन्होंने ये कहा, फार्म, अब पोटैटोज में भी कभी ऐसे होता है कि आपके कॉपीराइट हो, तो वो आपका पेटेंटेड हो, तो वो उन्होंने कहा ये पेटेंटेड है जी, ये हमारे पोटैटोज होते हैं। यानी वो बाद में फिर सेटलमेंट हो गई, और उन्होंने ये कहा गया कि भाई आप जो ये पोटैटोज हैं ये ग्रो करें, लेकिन फिर सिर्फ ले हम ही देंगे। क्यों? क्योंकि एक सर्टन
टेस्ट डेवलप किया हुआ है पोटैटो के साथ और लोग उसको पसंद करते हैं, तो अगर बाकी भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्लायर अगर आपका यूनिक है तो फिर टेस्ट भी यूनिक होगा और फिर आपको ऑब्वियसली कंपाइटर पे एडवांटेज होगा। अच्छा, फिर एश्योरेंस ऑफ रेगुलर सप्लाई एज सप्लायर इज पार्ट ऑफ द कंपनी नाउ। ये भी सही है। आप वेट कर रहे हैं फैक्ट्री में कि रॉ मटेरियल आएगा, वो आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो फैक्ट्री वाले बाकी भी मैन्युफैक्चरर को चीजें दे रहे हैं और आपकी बारी बाद में आ रही है, या उन्होंने ऑर्डर पहले दिया हुआ था जो भी है, या उनके फैक्ट्री पहले करीब थी, पहले उनको सामान दे रहे हैं फिर आपको दे रहे हैं। लेकिन जब सप्लायर भी आपका हो गया तो सप्लायर तो सिर्फ आपको देगा, और उसे पता है कि मेरी कंपनी ही है तो आपको हमेशा चीजें टाइम पर ही डिलीवर होंगी, क्योंकि देना ही आपको है और तो किसी को देना नहीं है। जिस तरह गोरमे है तो गोरमे को कभी चीजें बहुत ही कम होता होगा, चीजें खत्म हो गई क्योंकि उनको पता है कि हमने हर दुकान पर गोरमे की जो ट्रांसपोर्ट है वो डिलीवर खुद करती है। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह खाने पीने की चीजें, आपको पता, देखा भी होगा आपने। तो इससे आपकी इंश्योरेंस है कि आपको पता है आपका माल है और आपकी दुकान पे ही जाना है और वो टाइम पर पहुंचना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आपका बिजनेस जो है ना वो डाउन जाएगा। अच्छा, फिर क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ द सप्लाईज कैन बी कंट्रोल्ड एज बिजनेस ओन्स द सप्लायर एज वेल। अच्छा, आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लगा कि कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, या मैन्युफैक्चरिंग करते हुए इशू आ रहा है, तो आप फॉरेन सप्लायर को कहेंगे भाई आप जरा यहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट करें, यहाँ क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है या कॉस्ट ज़्यादा है, तो सप्लायर को ये भी कहेंगे कि कॉस्ट को कम करें, क्योंकि आपका सप्लायर है। वरना अगर सप्लायर आपका ना हो तो वो कहेगा कि भाई कॉस्ट तो चीज़ ज़्यादा ही है, अब क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि आपका बिजनेस थोड़ी है वो। और क्वालिटी में भी वो कह सकता है जी हम ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक्स्ट्रा केयर करेगा, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, उसे पता है कि अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी तो मेरा मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा, वो तो मेरा ही बिजनेस है। तो फिर आपको जो है ना, यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल और एफर्ट करके क्वालिटी और कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अच्छा, तो करते हैं वो। और डिसएडवांटेज क्या है जी? लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर सेक्टर। ये वो पहले भी हमने डिस्कस किया है, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी। भाई आपका जो एक्सपीरियंस है वो सेकेंडरी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। आपको पता ही नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाता है, क्लाइमेट को कैसे देखा जाता है। नहीं अगर आपको आइडिया, तो ये यू कैन फॉल इनटू बिग ट्रबल, और वो आपसे शायद प्रोडक्शन उस तरह से ना हो सके या उस क्वालिटी को आप मेंटेन ही ना कर सके। फिर कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी आप समझते हो यार कुछ नहीं होता, मतलब ये ओ यार ये चीजें बन रही है, कहाँ जानी है, वही हमारे ही तो फैक्ट्री में जानी है, तो वो तो ले ही लेंगे। पहले आपको डर होता है सप्लायर को कि यार चीजें अगर सही नहीं बनेगी तो वो फैक्ट्री वाले लेंगे नहीं, कहेंगे हम नहीं लेंगे। अब आपको पता है आपकी फैक्ट्री, वो तो ले ही लेंगे, आपका बिजनेस है। तो ये ना हो कि उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक श्योर शॉर्ट कस्टमर आपके पास मौजूद है, और वो कौन है? वो आपकी फैक्ट्री है। चीजें प्रोड्यूस करेंगे फार्म्स में और उधर भेज देंगे। अच्छा, फिर रिफ्यूजल टू सप्लाई टू कंपाइटर्स में रिड्यूस चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। हाँ, ये कंज्यूमर्स का नुकसान है, जारी बात है। बिजनेस का तो नहीं है ये, ऑफ कोर्स। जब कंपाइटर को वो चीज़ नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर को सिर्फ उस क्वालिटी की चीज़ एक ही ब्रांड से मिलेगी, तो ब्रांड को फायदा है। लेकिन कंज्यूमर को नुकसान है कि सम टाइम वो ब्रांड हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, हर एरिया में अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, फिर हमारे पास कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन आ गई, डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस टेक ओवर कर रहा है दूसरे बिजनेस को जो कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर है, दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो एक होटल इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर रही है, या टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ, तो वो आपस में नहीं लेना देना उनका, लेकिन वो फिर भी मर्ज कर रहे हैं। अच्छा, क्यों मर्ज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। कि वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे। अभी तक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में तो दोनों बिजनेस एक जैसे ही होते हैं। वर्टिकल में दोनों बिजनेस एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन वो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो एक जैसा होता है, तो फिर भी रिलेशन तो आ गया। इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए नॉर्मली क्यों किया जाता है, और कितने बड़े बिजनेसेस हैं जो पीछे से कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन ही हुई हुई है इनकी। तो अब ये जैसे आप ये ले लो ऐसे कि ये जो लेज है, तो लेज जो है ना, अगर आप इसकी पैकेजिंग पे देखोगे ना तो बैक साइड पे आपको नजर आएगा फ्रीटो ले लिखा हुआ। फ्रीटो ले एक कंपनी थी और उसको पेप्सी ने टेक ओवर कर लिया। और अगर आप पेप्सी की हिस्ट्री उठाओगे तो पेप्सी ने पीछे कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन ही की हुई है। और पेप्सी तो चिप्स नहीं बनाती थी ना, चिप्स तो बाद में आए। तो उन्होंने चिप्स बनाई नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चिप्स बनाने वाली कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो दूसरी कंपनी तो बिल्कुल नहीं बना रही और ना ही वो उसमें डील करती है, तो वो कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन फिर कहलाती है। अच्छा, तो उसका फायदा ये है कि रिस्क स्प्रेड हो गया। वो क्या, कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो कोई बात नहीं, आपकी दूसरी प्रोडक्ट से जो सेल हो रही है आप उससे कवर कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट को। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में तो ये है ना कि अगर आपने
दो एयरलाइन कंपनीज ने आपस में वो जो है टेक ओवर मर्जर कर लिए, फर्ज किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि कोई पेंडेमिक आया जिसकी वजह से लोगों ने ट्रैवल करना छोड़ दिया, ठीक है। तो अब ट्रैवल करना छोड़ेंगे तो अब वो इम्पैक्ट आया, तो उनका तो डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे है, और वो उनका एयरलाइन की जो सर्विसेज है वो देते हैं, उनका बिजनेस हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप कोई वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें भी अभी मैंने जो बात की, फ्रूट फार्म है, फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, और ये कोई एक र्यूमर स्प्रेड हुई है कि आजकल एप्पल जो है ना उसमें खतरनाक किस्म की कोई डिजीज आ रही है, जो आजकल के एप्पल्स हैं, तो लोग एकदम से एप्पल लेना छोड़ देंगे। तो वो फार्म फार्म भी गया क्योंकि, और फैक्ट्री भी गई, क्योंकि दोनों में जो प्रोडक्ट है वो तो एप्पल ही है। तो रिस्क स्प्रेड नहीं हो रहा, यहाँ रिस्क स्प्रेड होगा, क्योंकि अगर आप फर्ज किया एक जगह पर, लेट्स से रेस्टोरेंट का बिजनेस आपका, और एक जगह आपका एयरलाइन का बिजनेस है, तो एयरलाइन के बिजनेस फर्ज किया पेट्रोल महंगा हो गया, तो लोग रेस्टोरेंट तो जा सकते हैं, लेकिन ये कि एयरलाइन जब पेट्रोल महंगा हो गया तो एयरलाइन की टिकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसको लोग शायद उनके रीच से आगे चले जाएं। तो वहां लेकिन आप फिर भी एयरलाइन की सर्विसेज देते रहेंगे, क्योंकि आपको फर्ज किया वहां लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप उसको कॉम्पनसेट कहाँ से कर रहे हैं? रेस्टोरेंट बिजनेस जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं फर्ज किया आपके, तो आप जो है ना, यानी कि लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया, और जो होटलिंग है वो ज्यादा कर दी कि चलो यार, अगर दूसरे मुल्कों में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, होटलिंग ही कर लेते। तो उसका इम्पैक्ट ऐसे आया कि एक जगह से सेल कम हुई, लेकिन दूसरी जगह से ज्यादा हो गई। तो इसको कहते हैं रिस्क स्प्रेड होना, कि आपको अगर एक प्रोडक्ट में लॉस भी हो रहा है या सेल्स कम भी हो रही है, तो आपको इतना मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरी जगह से शायद आपकी सेल्स ज्यादा हो रही होगी, एंड यू वुड बी एबल टू कॉम्पनसेट द फॉलिंग सेल्स ऑफ द अदर प्रोडक्ट। फिर हमारे पास आता है डिसएडवांटेज, ट्रांसफर ऑफ न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब दो डिफरेंट बिजनेसेस आपस में मर्ज कर रहे हैं, या एक बिजनेस दूसरे को टेक ओवर कर रहा है, तो उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। एक्सपीरियंस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कि एक जो है ना वो फर्ज किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है ना एक बिजनेस था, ठीक है, और दूसरा जो बिजनेस था वो था कार मैन्युफैक्चरिंग में। टेक्सटाइल और कार मैन्युफैक्चरिंग आपस में लेना देना तो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पीछे पिछले सालों में नुकसान हुआ, ठीक है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो इंडस्ट्री ग्रो की है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, वो ग्रो की है इंडस्ट्री कार की, नए ब्रांड्स भी आए हैं मार्केट के अंदर। तो अब क्या हुआ कि लेट से कार इंडस्ट्री को अचानक जो जो कार अब दोनों मर्ज कर गए, तो कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको लॉस शुरू हो गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, कि यार लॉस से कैसे निकलें, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। तो जब आपने मर्ज किया हुआ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो ऑपरेट करता है बिजनेस, एक टेक्सटाइल मिल, तो उनको जो लॉस हुआ हुआ था, तो उनको एक्सपीरियंस था कि हमें जब लॉस हुआ था हम कैसे बाहर निकले थे। तो वहां के जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपने इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल है। उसके अलावा कोई नए आइडियाज जो आपने इंप्लीमेंट किए हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने बिजनेस में, और वो जो है ना इट वर्कड, तो वो आप उस दूसरे बिजनेस को भी से भी शेयर कर सकते हैं कि आप भी ये ट्राई कर सकते हैं आइडियाज, और ताकि आप मजीद सक्सेसफुल हो सके। तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एडवांटेज को। फिर जॉब सिक्योरिटी ड्यू टू रिस्क। अच्छा, जारी बता, दो बिजनेस चल रहे हैं, तो अब चूंकि एक बिजनेस एक ही प्रोडक्ट की सेल पे डिपेंडेंट नहीं है, अब आपके पास अगर आपने कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन की है, तो आपके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। डाइवर्सिफाइड मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं ना आप। तो अब आप पेप्सी को देख लो ना, पेप्सी के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं आपको नजर, ये चीटो, क्या है, चीटोस, उसी का ही है। फिर ये आपके कुरकुरे, वो भी वही है, लेज वो भी उसी का ही है। स्लाइस जूस को लेंगे तो वो भी उसी का ही है, पेप्सी भी उसी की है। फिर वो जो आपकी वो दूसरी कौन सी ड्रिंक है, स्प्राइट के साथ वाली, टीम, टीम टीम, है ना, हाँ, सेवन अप, सेवन अप, सॉरी, हाँ, सेवन अप, तो वो भी इसी की। तो और बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, तो जब आप इतने प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका रिस्क तो कम है। तो एम्प्लॉयज को पता है जॉब पक्की है यार, अगर सेल कम भी हो रही है तो कंपनी जो है ना ये बंद नहीं होने वाली, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां से उनकी सेल बढ़ रही है, तो इनको इशू नहीं होने वाला। अच्छा, मुझे ना, अच्छा, तो ये हो गई बात। फिर है हमारे पास आगे ग्रेटर करियर अपॉर्चुनिटीज टू वर्कर फॉर वर्कर्स। ये बात कि वर्कर जो है ना वो अब दो डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करने की अपॉर्चुनिटी है, कि यार मैं ना अब कार मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करना चाह रहा, मैं यार टूरिज्म की इंडस्ट्री में काम करूंगा, तो चले जाओ, या मैं कॉटन मिल में काम करना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हैं, आपकी ट्रांसफर हो सकती है आसानी से दूसरी इंडस्ट्री में। तो आपको एक नया एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, और आपको लगता है कि आप वहां काम करना चाह रहे हैं, या वहां स्कोप ज्यादा है, या आपका टैलेंट वहां ज्यादा खुल के सामने आ सकता है, तो फिर आप ये काम इजीली किया जा सकता है अगेन। लेकिन वही है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको किस तरह रेट करती है, उस पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ब्रिंग्स फेलियर, क्योंकि आपका दोनों बिजनेसेस में तो तजर्बा नहीं है।
आप भाई कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टेक्सटाइल मिल कैसे चलती है नहीं पता, या आप टेक्सटाइल मिल को ऑपरेट करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है आपको नहीं आइडिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अच्छा, फिर हम प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग टू डिफरेंट बिजनेसेस टू, अब आप ये देख लो ना कि अच्छा चलें बाद में इसको देखते हैं। प्रॉब्लम इन मैनेजिंग टू डिफरेंट बिजनेसेस टुगेदर, तो क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होगी, अप्रोच डिफरेंट होगी, लोग भी डिफरेंट है उसमें जो काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए दोनों को इकट्ठा चलाना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए आपको अलहदा से वर्किंग करनी पड़ेगी, कि दोनों के लिए यानी कि दोनों की प्राइस आप एक जैसी, यानी कि दोनों की हाई प्राइस तो नहीं रख सकते, क्यों भाई, दोनों का क्या इमेज है मार्केट में, आपने टेक ओवर की है, तो आपको इमेज के हिसाब से प्राइस रखनी है ना, या इमेज को फिर बेहतर करें पहले, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो टेक ओवर किया उसका इमेज भी वही हो, तो आपको स्ट्रेटजीज ऑल टुगेदर डिफरेंट बनानी पड़ेंगी, डिफरेंट अप्रोच से जाना पड़ेगा। अगर एक जगह आपके ब्रांड की वैल्यू थोड़ी कम है जो आपने टेक ओवर की है, तो वहां पर आपकी एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, प्राइसिंग वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू आपका जो ओरिजिनल बिजनेस है जिसने टेक ओवर किया है, तो ये भी, और ये काफी हेक्टिक हो जाएगा, आपको फिर एक बकायदा टीम चाहिए होगी कॉम्पिटेंट, जो दोनों बिजनेसेस की डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सके, जो कि उन दोनों को सक्सेसफुल बनाए। तो फिर आ गया जी, वाई मर्जर और टेक ओवर मे नॉट बी एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव लाइक सिनर्जी। सिनर्जी हमने पहले भी पढ़ा था, कि जब दो बिजनेस मिलते हैं तो उनका फायदा जो है, वो जो उनके इंडिविजुअल बेनिफिट्स होते हैं उनसे ज्यादा होता है। क्या पढ़ा था? 2+2 = 5, कि अगर दोनों बिजनेस अकेले के लिए चलेंगे तो उनको जो बेनिफिट हो रहा है, अगर हम उनको जमा भी कर लें तो 4 आता है, 2+2 4 ही होता है। लेकिन अगर हम दोनों को इकट्ठा कर लें, जमा नहीं करें, इकट्ठा कर लें, तो आपको जो फायदा होगा वो 5 होगा, यानी कि ज्यादा फायदा होगा। तो आप यही कह लो कि ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल आपको जो फायदे होते हैं उसको सिनर्जी बोल सकते हैं हम। अच्छा, अब ये कि क्यों हमें वो टेक ओवर या मर्जर नहीं करना चाहिए, सॉरी, कि आपको वो फायदे क्यों नहीं होंगे, आपने मर्जर भी किया, टेक ओवर भी किया, या टेक ओवर किया लेकिन वो सिनर्जी वाले फायदे नहीं हो रहे, यानी कि जो लार्ज बिजनेस को होते हैं। अब उसमें अगर हम गौर करें तो पहला हमें क्या नजर आ रहा है? डिफिकल्ट टू मैनेज, सारी बात है। अच्छा, अब मैंने ना ब्रैकेट में सोल्यूशन लिखा हुआ है साथ में, इसलिए मैंने लिखा है। तो डिफिकल्ट टू मैनेज तो होगा क्योंकि बिजनेस बड़ा हो गया है, तो अब आपको एक मैनेजर तो काम नहीं करने वाला, इवन के चलो आप ज्यादा मैनेजर भी अगर रख लें तो इशू क्या है? इशू ये है कि बिजनेसेस को मैनेज कौन करता है, असल में पॉलिसीज कौन बनाता है? वो बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये वो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जो बिजनेस की मैनेजमेंट को संभालते हैं, तो भाई वो तो हेड ऑफिस में बैठे होते हैं, तो हेड ऑफिस ही वो हर जगह तो नहीं आप जाते हो। अब पर्टिकुलर बात का तो ये होता है कि आपकी ब्रांचेस एक से ज्यादा सिटी में है, समटाइम एक से ज्यादा शहर में भी होती हैं, तो हर वक्त तो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट का इशू आपको हो सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप सोल्यूशन ये है, डिसेंट्रलाइज द स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि पावर को ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर द पावर। ये हम आगे भी वैसे इसके बारे में हमने पढ़ना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है या उसके फायदे क्या है। मतलब क्या है कि आपका फर्ज किया कि अगर एक जो ब्रांच है वो एक दूसरे कंट्री में है, तो आपको पता है कि एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कंट्री मैनेजर। तो कंट्री मैनेजर क्या होता है? कि नॉर्मली मल्टीनेशनल यूज करते हैं, कि यार आप अच्छा पाकिस्तान में हैं, जैसे ना अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, मैंने आपको पहले बताया भी था, जैसे कि ये कहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यूनिलीवर, ठीक है। अब यूनिलीवर पाकिस्तान है, यूनिलीवर इंडिया भी होती है, तो यूनिलीवर और भी मुल्कों के अंदर है, तो वहां पर आप एक कंट्री मैनेजर रख देते हैं कि भाई इस मुल्क से रिलेटेड सारे डिसीजन आपने लेने हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि वो चूंकि क्लोजर टू ऑपरेशन होता है, उस मार्केट में मौजूद होता है, तो वो देख रहा होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या स्ट्रेटजीज जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी, ना कि जो यूके में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है वो डिसीजन ले। ऑफ कोर्स वो उतने इफेक्टिव डिसीजन ले ही नहीं सकता, तो फिर आपके लिए मैनेज करना आसान है, जो स्टाफ है उसको भी वहीं का मैनेजर डील कर रहा है, और जो भी स्ट्रेटजीज और अप्रोचेज यूज करनी है प्रोडक्ट को की सेल्स बढ़ाने के लिए वो करेगा। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हो रहा है, ट्रांसफर द पावर टू लोकल्स, यानी कि जो वहां पर मौजूद हैं उस जगह पर उनको पावर दे दें, वो बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑल द टाइम एवरीवेयर एज अ सीनियर या टॉप लेवल, बीइंग पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, फिर हमारे पास पुअर कम्युनिकेशन आ जाती है, तो ये तो हो ही सकती है।
क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो शायद जो आप वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। वन टू वन तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे आप, है ना। और इसका मतलब है कि सम वर्कर्स माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, या अगर वो दूर हैं जैसे कि ब्रांचेज हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे दूर दूर एरियाज में हैं, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बाद में करेंगे। कम्युनिकेशन आपको प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो और वो एम्प्लॉयज़ को एक जगह पे इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है, तो हर एम्प्लॉय को, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप पे ऑफिशियल ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे मैं भी टीच करता हूँ, तो हर स्कूल ने जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि जो भी मैसेजेस हैं, और उसमें टाइम का भी इशू नहीं है। ठीक है, वरना ये भी होता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पर फिर आपका टाइम का इशू आ जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट। वो क्या है कि भाई आप जो है ना, जिस वक्त मैसेज भेजा जा रहा है आपको या कॉल कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। जिस तरह अमेरिका में तो रात होती है तो यहाँ दिन होता है, यहाँ दिन होती है तो वहाँ, या वहाँ दिन होती है तो यहाँ रात होता है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड को ले लो, वेस्ट इंडीज को ले लो, और भी जो है, तो वहाँ ये आसान है कि इन्फॉर्मेटिव आपने ईमेल थी कर दी, मैसेज था कर दिया, सुबह उठेगा पढ़ लेगा जवाब दे देगा। तो आप एक टाइप्ड मैसेज है तो ऑफ कोर्स उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस कम हैं। अगर आप वर्बली बता रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें चांसेस हैं बाज़ अगर जो है ना वो मैसेज सही प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता, या आपको समझ नहीं आती उसकी। तो अब आप इससे वन टू वन मैसेज चला गया, आपने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, एक मैसेज किया सबको पहुंच गया, तो उसमें तो ये चांस ही नहीं है कि भाई किसी को नहीं भी पहुंचेगा। तो आपके लिए आसानी हो जाती है उसके ऊपर। अच्छा जी, आजकल तो अब वो क्या कहते हैं वो आप अभी ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप में ये ऑप्शन तो आ गया हुआ है कि आप वो ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप कॉल में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉज, बहुत ज़्यादा बंदे अभी शामिल नहीं हो सकते शायद। लेकिन बहरहाल अगर आपने 10 की मीटिंग करनी है तो आप आराम से, वो जहां मर्जी, डजेंट मैटर वेर एवर दे आर लोकेटेड, आप उनको कॉल करके, कॉन्फ्रेंस कॉल करके तो आराम से बात कर सकते हैं। हाँ, जूम पे आप काफ़ी लोगों को ले सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, वहां पर आप डिस्कशन आराम से इजीली कर सकते हैं, और लोकेशन मैटर ही नहीं कर रही। तो कम्युनिकेशन, आप पुअर कम्युनिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कम्युनिकेशन पुअर है तो फिर प्रोडक्ट भी पुअर ही बनेगा, या कस्टमर को जो डीलिंग हो रही है तो वो भी पूरी होगी, इमेज तो आपका जाएगा, खराब होगा। अच्छा, फिर आ गया उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं तो टेक ओवर के लिए पैसा बहुत चाहिए, तो आपके पैसे बहुत लगेंगे। खाली ये नहीं कि आपने बिजनेस खरीदा है, फिर आपने उस बिजनेस को स्ट्रीमलाइन भी तो करना है ना, कि इस बिजनेस को हमने कैसे चलाना है। मतलब ये कि जब ट्विटर को खरीदा क्या कहते हैं इलॉन मस्क ने, तो उसने नाम रख दिया एक्स, लेकिन उसने अपने तरीके से चलाना था। खरीदा, एक प्राइस पे की, और उसके बाद फिर उसने कई एम्प्लॉयज को निकाला भी जो पहले से काम कर रहे थे, क्योंकि उसने अपने तरीके से उसको चलाना था। तो और उसमें समटाइम पैसे आपके ज़्यादा भी खर्च हो रहे होते हैं। तो उसका तरीका ही, तो आपकी एक्सपेंशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये ना हो कि आपके जो ओरिजिनल बिजनेस है वो उस पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। खर्चा आपका हो गया नए बिजनेस में जो टेक ओवर किया है, और पुराने बिजनेस के लिए आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, इशू आ जाएगा। तो अब उसको कैसे सॉल्व करना है कि आप जल्दी एक्सपैंड ना करें, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस पहले से अवेलेबल करके रखें। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैसे आएगा? जैसे कि हम बात करते हैं लोन, आपने एक लंबा चौड़ा लोन ले लिया 10 साल का, कि यार हमें चाहिए होगा क्योंकि आपको पता है आप टेक ओवर करने लगे। ठीक है, दूसरी बात, आपने अगर टेक ओवर किया है कोई बिजनेस, तो ये ना हो कि 6 महीने बाद एक और टेक ओवर करने लग जाए। इसे कहते हैं ओवर एक्सपेंशन। आप बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसमें आप वो टेक ओवर तो कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है, अभी वो बिजनेस तो आपने, उससे आपको बेनिफिट तो होना शुरू हुआ नहीं है, और आपने दूसरा बिजनेस सही से, और दूसरा बिजनेस आपने टेक ओवर कर लिया, तो ऑफ कोर्स फिर आपको प्रॉब्लम आएगी एक्सपेंशन में, क्योंकि कॉस्ट आपके पास पैसे उतने नहीं होंगे। तो जरा स्लो डाउन करो, एक बिजनेस को टेक ओवर किया, लेट दैट बिजनेस एक्सपैंड, उससे आपको जरा बेनिफिट्स रीप आउट होने दो, आपको मिलने दें, और उसके बाद व्हेन यू फील दैट यू आर नाउ गेटिंग अ हेल्दी इनकम फ्रॉम दैट बिजनेस एज वेल, तो फिर आप दूसरे बिजनेस को चला सकते हैं। अच्छा, फिर डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल, ये भी एक इशू है कि तो अगर आप मर्ज कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, तो दोनों का स्टाइल डिफरेंट है काम करने का। तो कुछ वर्कर्स हैं जो ऑर्डर्स लेना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ही किया है, कुछ वर्कर्स हैं जो ऑर्डर्स नहीं लेना पसंद करते बल्कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा पार्टिसिपेट किया है अपने बिजनेस में। अब दोनों जब इकट्ठे काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों ने डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल को फॉलो किया हुआ है इंटीग्रेशन के केस में। तो इशू होगा, वो टीम, आपको पता है वो टीम में कभी भी काम नहीं कर सकते, और जब तक आपकी जो वर्कर की टीम अच्छा काम नहीं कर रही, तो बिजनेस कभी भी अच्छा चल ही नहीं सकता। और हर कामयाब बिजनेस के पीछे एक कॉम्पिटेंट टीम ऑफ कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो उनकी आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, और दे आर एबल टू कोऑर्डिनेट विद वन अनदर।
इजीली। तो वो फिर यहाँ इस केस में तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें, चेंज मैनेजमेंट, अपनी अप्रोच चेंज करें और सारे एम्प्लॉयज को बीच में लेके आए कि अब हम इस मैनेजमेंट अप्रोच को फॉलो करेंगे। क्या कि पहले हम ऑर्डर्स दिया करते थे, ठीक है, और जो दूसरा बिजनेस जिसको जिसके साथ टेक ओवर किया है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते थे। तो अब आपने कहा अब हम ऑर्डर्स फॉलो नहीं, अब आप ऑर्डर्स नहीं फॉलो करेंगे, आप हम आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाएंगे, आप अपनी सजेशन देंगे और तब हम कोई डिसीजन लिया करेंगे। तो ये आप, लेकिन उसके लिए आपको एम्प्लॉयज को पहले यूज टू करना पड़ेगा। जिनको नहीं आदत है तो उनको थोड़ा कुशन दें, तो थोड़ा इनकरेज करें कि जनाब ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। वरना एम्प्लॉयज ये भी सोच सकते हैं ओ भाई मैं क्यों डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हूँ, मेरा काम जॉब करना है, उसकी सैलरी मिलती है। तो आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं और इस तरह करके पूरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर, एक ही पेज पे लाकर आप जो है वो बिजनेस को फिर सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स इन एंटायरली डिफरेंट मार्केट्स, ये भी है कि अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं और दो प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट मार्केट्स में हैं, या अगर कॉन्ग्लोमेरेट नहीं भी कर रहे तो वो दो डिफरेंट कंट्रीज में भी है हो सकता है, तो उसमें फिर आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल तो कभी नहीं आने वाली। इकोनॉमी ऑफ स्केल हमने क्या पढ़ा था, वो एडवांटेज जो कि आपको एक बड़े बिजनेस को मिलते हैं जिससे उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग का प्रोडक्ट है वो कम हो जाती है। और वो क्यों होती है, मैंने बताया था कि जैसे बल्क बाइंग आप कर रहे हैं, आप बल्क बाइंग करेंगे तो सप्लायर तो डिस्काउंट देगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स ही डिफरेंट बना रहे हैं, आपके पास ए प्रोडक्ट भी है, आपके पास बी भी है, सी भी है, तो अब अगर ए के भी 10 ले रहे हैं, बी भी 10 ले रहे हैं, सी भी 10 ले रहे हैं, तो भाई बल्क बाइंग कहाँ हो रही है। बल्क बाइंग तो होगी अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट होगा ए और आप उसके 30 प्रोडक्ट ले रहे हैं इकट्ठे, तो फिर तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब 10-10 ले रहे हैं तो इसको डिस्काउंट कोई नहीं मिलने वाला। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि वो डिफरेंट मार्केट में है। तो आगे है जी, कैन नॉट अवेल इकोनॉमी ऑफ स्केल कंप्लीटली, मैंने आगे लिख दिया है। तो एक्चुअली ये सोल्यूशन तो नहीं है इसका, और ये एक ड्रॉबैक ही है कि मैंने डेवलपमेंट ही लिखी है कि ये प्रॉब्लम तो इसके अंदर आएगा, क्योंकि सिनर्जी का काम क्या होता है कि वो आपकी कॉस्ट को कम करे। अगर आपका बिजनेस डिफिकल्ट टू मैनेज हो गया है टेक ओवर की वजह से, कम्युनिकेशन पुअर हो गई है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन बढ़ गई है, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो किए जा रहे हैं, तो वर्कर्स इकट्ठे टीम में काम नहीं कर रहे, और आप डिफरेंट मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो बल्क में बाय